3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। भाई बहन के अटूट प्यार का त्यौहार रक्षाबंधन आ रहा है। रक्षाबंधन की मैं अजमेर जिले के सभी वासियों को अग्रिम शुभकामनाएं बधाई देता हूं। अभी कुछ माताएं बहनें, मुझे अच्छा लगा कि हमारे पुलिस कर्मियों को अपना भाई समझ करके रक्षा सूत्र उन्होंने बांधे हैं। मेरा नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान JN सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मैं आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी व भाजपा महिला मोर्चा की बहनों ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की कलाई पर बांधी राखी। पुलिस कर्मियों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध कर लिया रक्षा का संकल्प। मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की बहनों द्वारा रक्षाबंधन के पर्व को मनाते हुए बुधवार को जिला पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर रक्षा का वचन लिया गया। दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति की प्रांत संयोजिका अलका गौड़ ने बताया कि आज जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित, पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा, विधायक अनिता बंदेल, JK शर्मा सहित पुलिस और प्रशासन के साथ ही राजनीति से जुड़े भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधकर तिलक लगाकर उनका मुंह मीठा कराया गया है और समस्त बहनों व मातृशक्ति की रक्षा का वचन लिया गया। उन्होंने बताया कि जिस तरह से आज के समय में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, इसके खिलाफ सभी को एकजुट और संगठित होना पड़ेगा। Audio Jungle. आज हम यहाँ पर कलेक्टर महोदय, SP महोदय, पुलिस जो सेवाकर्मी हमारे लिए दिन रात तत्पर होकर के सेवा कार्य में लगे हुए हैं, आज हम मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी की बहनें सभी मिलकर के थानों पे और हमने यहाँ पर कलेक्ट्रेट के अंदर रक्षा सूत्र बांध करके और उनका मुंह मीठा करवा करके उनकी दीर्घायु की कामना करिए और हम उनसे यही अपेक्षा करते हैं कि मातृशक्ति के ऊपर, दुर्गा वाहिनी बच्चियों के ऊपर जो आज हमको अलग अलग जगह पे अत्याचार देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं, उनको देख करके सुन करके बहुत आत्मा में दुख होता है और हम यही चाहते हैं कि हम सब मिलकर के, बहनें और भाई लोग सब मिलके एकजुट होकर के सब जो अत्याचारी आतताई हैं उनका हम विरोध करें और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और हम ये चाहते हैं कि सभी हमारे लिए जो सेवाओं में तत्पर हैं उनकी दीर्घायु हो, वे चिरंजीवी भवें और वे सुरक्षित रहें। वहीं पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने बहन भाई के प्रेम और प्यार के त्यौहार रक्षाबंधन की समस्त जिलेवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी है। उन्होंने बहनों को वचन दिया कि वह और उनकी पूरी टीम सदैव मातृशक्ति की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। मातृशक्ति और बहनें भी अपने आसपास कोई भी अपराध होता देखें तो तुरंत उन्हें व उनकी टीम को फ़ोन कर सकती हैं। इसके लिए उन्होंने मातृशक्ति को अपना मोबाइल नंबर भी दिया। आगामी 22 अगस्त को भारतीय संस्कृति का अनुपम त्यौहार, भाई बहन के अटूट प्यार का त्यौहार रक्षाबंधन आ रहा है। रक्षाबंधन की मैं अजमेर ज़िले के सभी वासियों को अग्रिम शुभकामनाएं बधाई देता हूं। अभी कुछ माताएं बहनें, मुझे अच्छा लगा
कि हमारे पुलिस कर्मियों को अपना भाई समझ करके रक्षा सूत्र उन्होंने बांधे हैं, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और अजमेर ज़िले की सभी महिलाओं को मेरी तरफ से अपील करना चाहता हूँ कि इस त्यौहार के अवसर पर सभी हमारी महिलाएं, हमारी मातृशक्तियाँ संगठित रहें और अपराध और अपराधियों के बारे में सजग रहें। किसी भी तरह का कोई अपराध हो या उसकी सूचना हो, अपराधी के आवागमन की सूचना हो, तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। मेरा नंबर भी मैंने इनको दिया है। कभी भी कोई ऐसी बात हो तो हमेशा हम आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इसी त्यौहार पे आगे भी हमारी माताओं बहनों की रक्षा में पूरा हमारा समाज एक रहे, माताओं बहनों की इज्जत समाज में बढ़े, उसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करें। यही मेरी शुभकामना है। जय हिंद। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव व उनकी टीम द्वारा शास्त्री नगर पुलिस चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों की कलाई पर राखी बांधकर उनका मुंह मीठा कराया गया और उनसे भी रक्षा का संकल्प लिया गया। भारती श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिसकर्मी भाई अपने परिवार से दूर दिन रात हमारी सेवा और सुरक्षा में जुटे हैं। इन्हें तो रक्षाबंधन के पर्व पर छुट्टी तक नहीं मिलती। ऐसे में इनकी कलाई सूनी ना रहे, इसलिए इनके साथ आज रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया है। कैसे बनाया, कहाँ पर बनाया, क्या मतलब रहा है? देखिए, आज हम लोगों ने शास्त्री नगर चौकी पर हमारे कुंभाराम जी है, उनकी टीम है यहाँ पर जो हम लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर है। उनके हम सभी महिला मोर्चा की बहनों ने यहाँ पर रक्षा सूत्र बांधकर और मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराकर हम लोगों ने यहाँ पर ये कार्यक्रम कराया है। सभी बहनों ने, जिस तरह रक्षाबंधन आ रहा है और बहनें अपनी भाई की रक्षा के लिए और अपने भाई को प्रेम देखकर इंतजार करती हैं। वो किसी भी कोने में होते हैं, भाई लोग आते हैं बहनों के लिए और बहन भाई के लिए जाती हैं दूर दूर तक राखी बांधने के लिए। वो चीज़ दिखाकर आज पुलिस थाने में लोग महिलाएं बहनें जाने में कतराती हैं। ये वही भाई हैं जो हमारे परिवार से बनकर निकलकर यहाँ थाने पे हम लोगों की सुरक्षा के लिए नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसे भाइयों का हमने यहाँ पर सम्मान भी किया है, क्योंकि कोरोना महामारी जैसे चल रही थी और सब लोग अपने घरों में घुसे हुए थे। उस समय ये लोग मैदान में निकलकर हम लोगों की सेवा और हम लोगों की सुरक्षा के लिए मैदान में थे। तो रक्षाबंधन का सूत्र ये कहलाता है कि आज एक दूसरे के लिए प्रेम भावना हो, सद्भावना की आपस में आए। और जो भी बहनें कभी भी कोई भी अगर आपको किसी प्रकार की इनकी रक्षा के लिए ज़रूरत है तो इनको आप पुकारेंगे, ये समय पर पहुंचेंगे। ये दर्शाता है कि हम पुलिस वालों से डरे नहीं, क्योंकि हमारे ही परिवार के लोग हैं। अगर हम इन्हें समस्या बताएंगे तो उस समस्या का समाधान जरूर होगा। तो हम बहनों ने यहाँ पर इनकी रक्षा के लिए राखी का बंधन जो आ रहा है त्यौहार, उस प्रोग्राम को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ राखी बांधी है, मुंह मीठा कराया है और इनका सम्मान भी किया माला पहना के। तो ये हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम रखने के लिए यहाँ स्थायी और अस्थायी समानता के नाम पर प्राइवेट स्कूलों से पेनल्टियाँ वसूल रहा है, वो पेनल्टी नहीं वसूली जाए। एक तरफ सरकार और विभाग कहता है कि बच्चों से भी को भी शुल्क में रियायत दी जाए, शुल्क के नाम पर किसी की टीसी नहीं रोकी जाए। दूसरी तरफ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पेनल्टियाँ लेने के लिए दबाव डाल रहा है। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान JN सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मैं आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ। और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। निजी शिक्षण संस्थाओं की समस्याओं के निराकरण के लिए बोर्ड अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। स्कूल एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन सेवा राजस्थान के बैनर तले निजी स्कूल संचालक मिले बोर्ड अध्यक्ष से। राजस्थान की निजी शिक्षण संस्थाओं की समस्याओं के निराकरण के लिए बुधवार को स्कूल एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन सेवा राजस्थान के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष कोडाराम भादू के नेतृत्व में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर DP जारोली को ज्ञापन सौंपा गया। भादू ने बताया कि हमारी प्रमुख मांगों में संबद्धता के लिए विद्यालयों से ली जाने वाली पेनल्टी को माफ किया जाए, क्योंकि कई विद्यालयों को बोर्ड द्वारा फाइल जमा कराने के बावजूद स्थायी व अस्थायी संबद्धता प्रमाण पत्र अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। वर्ष 2019 से आज तक कोरोना की लगातार मार पड़ रही है। वार्षिक संबद्धता शुल्क स्थायी संबद्धता के बाद विद्यालय से न लिया जाए। पूर्व में वार्षिक संबद्धता शुल्क जमा करवाकर रसीदें जमा करा चुके विद्यालयों से भी बार बार रसीदें मांगी जा रही हैं, जो कि गलत है। संबद्धता प्राप्त विद्यालयों की सूची बोर्ड के पोर्टल पर ऑनलाइन प्रदर्शित की जाए सहित अन्य मांगों के निराकरण के लिए डॉक्टर DP जारोली से अपील की गई है। Audio Jungle.
ज्ञापन देने हैं? हम लोग प्रदेश के विभिन्न जिलों से स्कूल एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन सेवा राजस्थान के बैनर तले प्राइवेट स्कूलों की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित समस्याओं पर चर्चा करने के लिए आए हैं। बोर्ड प्रशासन ने हमें वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। हमारी मांग है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्थायी और अस्थायी समानता के नाम पर प्राइवेट स्कूलों से पेनल्टियां वसूल रहा है, वो पेनल्टी नहीं वसूली जाए। एक तरफ सरकार और विभाग कहता है कि बच्चों से भी को भी शुल्क में रियायत दी जाए, शुल्क के नाम पर किसी की टीसी नहीं रोकी जाए। दूसरी तरफ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पेनल्टियां लेने के लिए दबाव डाल रहा है, इसलिए पेनल्टी माफ की जाए। और इस संबंध में हमारा पूर्व चेयरमैन BL चौधरी साहब के साथ बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था पेनल्टी हम नहीं लेंगे। बोर्ड ने पुनः शुरू कर दिया। हमारी मांग है कि पेनल्टी नहीं लें, एक साथ अपना शुल्क ले लें, हमें स्थायी समानता प्रदान। जांगीड़ ब्राह्मण कोऑपरेटिव क्रेडिट एंड सेविंग सोसाइटी लिमिटेड के अध्यक्ष ने सचिव पर लगाए आरोप। सोसाइटी के पदाधिकारियों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराने पर SP से की कार्रवाई की मांग। दी जांगीड़ ब्राह्मण कोऑपरेटिव क्रेडिट एंड सेविंग सोसाइटी लिमिटेड नसीराबाद रोड अंगिरा नगर के अध्यक्ष किशन लाल शर्मा के नेतृत्व में सोसाइटी के अन्य पदाधिकारियों ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा से मिलकर 26 जुलाई 2021 को अलबरगेट थाना पुलिस द्वारा दीशांत शर्मा द्वारा वास्तविक दस्तावेजों में हेरफेर व झूठी शिकायत दर्ज कराने के अपराध में कानूनी व दंडात्मक कार्रवाई किए जाने की शिकायत को निरस्त कर शिकायतकर्ता दीशांत शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पूरे मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए सोसाइटी के अध्यक्ष किशन लाल शर्मा ने बताया। Audio Jungle. सर, हम सुबह आज SP साहब के पास में आए मिलने के लिए। हमारी एक संस्था है दी जांगीड़ ब्राह्मण कोऑपरेटिव क्रेडिट एंड सेविंग सोसाइटी लिमिटेड नसीराबाद रोड अजमेर। हमने अलबरगेट पुलिस थाना अजमेर में 26/7 को एक शिकायत दी थी दिशांत शर्मा के विरुद्ध। दिशांत शर्मा ने वास्तविक दस्तावेज में हेराफेर कर झूठे दस्तावेज व झूठे तथ्य दस्तावेज पेश करके हम सभी के विरुद्ध, जो संचालन मंडल उनके विरुद्ध झूठी शिकायत दर्ज कराने बाबत कानूनी दंडात्मक कार्रवाई करके झूठी शिकायत को निरस्त करते हुए झूठी पर मुकदमा दर्ज करने के संबंध में हम आज SP साहब से मिले हैं। SP साहब ने वहाँ पर थाना अलबरगेट को फ़ोन किया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर आगे जांच नहीं होती तो मुकदमा दायर होगा कोर्ट के थ्रू। इसका जो है पहले भी सारे हमने प्रमाण दिए हैं और सारे हमने जो है हमारे कैमरे तोड़ दिए थे, कैमरों की हमने सारे फुटेज दिए हैं और SP साहब ने बोला कि निष्पक्ष जाँच होगी। रोडवेज के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सरकार व प्रबंधन के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन जारी। राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे द्वारा बस स्टैंड पर किया विरोध प्रदर्शन। राजस्थान परिवहन निगम के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे द्वारा रोडवेज के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर किए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन की कड़ी में बुधवार को समस्त मुख्यालयों व प्रदेश के सभी आगारों पर दोपहर 1 से 2 बजे तक विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया। Audio Jungle. एटक यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हजारी लाल चौधरी ने बताया कि रोडवेज का कर्मचारी सरकार से भीख नहीं मांग रहा, अपना हक मांग रहा है, लेकिन सरकार और रोडवेज प्रबंधन लगातार रोडवेज कर्मचारियों और सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को अनसुना कर रहे हैं, जिसका खामियाजा सरकार और प्रबंधन को भुगतना ही पड़ेगा। कई दिनों से चरणबद्ध आंदोलन की कड़ी में अलग अलग तरह से सरकार की नींद उड़ाने के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं।
हमारी प्रमुख मांगों में मासिक वेतन में पेंशन हर माह की 1 तारीख को दी जाए, जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाए, जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाए, 5 वर्ष में करीब 4000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिलाभ एकमुश्त भुगतान किए जाएं, रोडवेज से रिटायर हुए लगभग 5000 रोडवेज कर्मचारियों को पेंशन भुगतान और सेवानिवृत्ति के परिलाभ अभी तक नहीं दिए गए हैं। ऐसे में रोडवेज कर्मचारियों और रिटायर रोडवेज कर्मचारियों में सरकार और प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज रोडवेज कर्मचारियों, जिनमें एटक, सीटू, इंटक के सभी श्रमिक संगठनों ने एकजुट होकर सरकार और रोडवेज प्रबंधन तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। यदि फिर भी सरकार और प्रबंधन ने मांगों पर कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया तो 27 सितंबर को 1 दिन की हड़ताल रखी जाएगी और रोडवेज का चक्का जाम किया जाएगा। हमारा जो 3 महीने का प्रोग्राम था, उसी कड़ी के अंदर हमारा ये 5वां चरण के अंदर 17 और 18 तारीख को जो प्रदर्शन था 1 से 2 बजे के बीच में, उसी कड़ी में हमारी सभ्यता शालीनता की सरकार परीक्षा न ले। तो आज की तारीख अभी तक आपने हमसे ही पूछा था कि आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं, आपने यही कहा ना आंदोलन क्यों कर रही है। हमें आंदोलन का, न हमारे कर्मचारियों का, न हमारे सेवा का कोई शौक नहीं है, मगर हमारे साथ जितना सौतल व्यवहार ये सरकार कर रही है शायद किसी ने किया हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ, आप मीडिया के मार्फत से जनता को भी आगाह करना चाहता हूँ और साथ सरकार के नुमाइंदे CID वगैरह जो भी हमारी मैसेज भेजते हैं उनको भी सूचना देना चाहता हूँ। क्या राजस्थान रोडवेज के साथ इतना सौतल व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हर निगम बोर्ड राज्य सरकार के अंदर DA सब जगह लग चुके हैं, ऑर्डर हो चुके हैं, मिल चुके हैं, मगर राजस्थान रोड के कर्मचारी को नहीं। 3 साल से राजस्थान रोड के कर्मचारी का बोनस बंद कर दिया गया है, DA का कोई भुगतान नहीं किया गया है। और तो और ये सरकार कहती है कि हमें अनुदान के रूप में हमने 70 करोड़ रुपए ये दे दिए, कोई नहीं दिए। हम सरकार पर 300 करोड़ रुपए मांगते हैं, 42 तरह की छूट सरकार देती है, उसका पैसा हम रिटर्न करते हैं। आज देखो राखी है, और भी है तमाम UPSC SC जितने भी ये लोग हैं जिनके बच्चे पेपर देने जाते हैं, ये हम तो याद आती है, मगर जो हमारा पैसा बनता है ना वही सरकार देती है, ये हमें भीख नहीं देती है, ये हमारा अधिकार है। उसमें ये सरकार जनता को पागल बनाने के लिए कहती है कि 70 करोड़ का हमने अनुदान दिया, कोई अनुदान नहीं है। हमारा पैसा हम मांगते हैं, उसमें से ऊँट के हमें जीरे गिरावट देती है। ये सरकार दोगुनी नीति अपनाती है। अगर ये सरकार समय पर न चलती तो हमारा आंदोलन आगे और तेज बढ़ता जाएगा और आग की तरफ फैलेगा और एक दिन इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का भी काम कर सकते हैं। मानते हो राखी पे भी बसें फ्री चलती है? बिल्कुल साहब, 15 दिन पहले कर चुकी है सरकार, फ्री का काम पहले करती है, मगर कर्मचारी को देने वाली बात के ऊपर किसी भी तरह का कोई गौर नहीं किया जाता, न बजट में किया जाता है, न किसी भी तरह से किया जाता है। परिवहन मंत्री 1 नंबर का झूठा है और जो भी है सरकार है कहने को कहते हैं ये करेंगे वगैरह, ये कुछ भी नहीं करता है। बहुत ही ज्यादा आपके एक निवीन बताता हूँ, राजस्थान रोडवेज की मुख्यमंत्री UP वाले ने 5 दिन पहले आदेश कर दिया कि UP खुला हुआ है। जनता UP राजस्थान टच में है, इतनी परेशान है कि आप तक राजस्थान की सरकार ने ये अलाउ क्यों नहीं किया, जो कि आज से 3 महीने पहले से अवैध वाहन डायरेक्ट पूरी राजस्थान से लेके और UP तक आर पार जाते हैं। कैसे, क्यों? क्या सरकार को पता नहीं है? सरकार चोर है, सरकार का यातायात परिवहन मंत्रालय चोर है, सभी चोर हैं, इनकी आंखों से निकलती है, नगद पैसा दिया जाता है, गाड़ियां चल रही हैं। यही कारण है, जनता की इनको कोई परवाह नहीं है। मैं जनता को कहना चाहता हूं, आप भी जागरूक होकर सरकार से जवाब मांगो कि UP के अंदर राजस्थान रोड की गाड़ियां क्यों नहीं दी जा रही हैं, जो कि अवैध वाहन डेली आ रहे हैं जा रहे हैं, जिनसे मनमानी किराया, जहाँ राजस्थान रोड 400 रुपये किराया लेती है आगरा का, वो 13 से 12 से 1500 रुपये लिए। क्या जनता लूटने के लिए? सरकार चेत जाए, नहीं तो जनता ही आपको सबक सिखाएगी, कर्मचारी तो सिखाएंगे। हजारीलाल चौधरी, प्रदेश सचिव एटक यूनियन। मुहर्रम की 8 तारीख को निकाली जाने वाली ताजिया शरीफ की सवारी के लिए नहीं मिली इजाज़त। अंजुमन सैयदादगान के सदर मोइन हुसैन ने जताई उम्मीद, इजाज़त नहीं मिलने पर दरगाह में ही रस्में होंगी अदा। मुहर्रम के दौरान कोरोना के चलते इस बार भी मेहंदी का जुलूस नहीं निकाला जा सका, केवल रस्म अदा की गई। वहीं मुहर्रम की 8 तारीख को ताजिया शरीफ की सवारी निकाली जाती है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के चलते फ़िलहाल सवारी निकालने की इजाज़त भी नहीं मिली है। अंजुमन सैयदादगान के सदर मोइन हुसैन चिश्ती ने बताया कि हर साल मुहर्रम की 8 तारीख को ताजिया शरीफ को निज़ाम गेट पर रखा जाता है।
जहां से रात 10 बजे सवारी शुरू होती है। इसके लिए प्रशासन से गुज़िश्ता एक सप्ताह से लगातार सरकार व प्रशासन से बातचीत की जा रही है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सेक्रेटरी, कलेक्टर, एसपी सबको लेटर दिए गए, पर्सनल मुलाकात की, लेकिन फिलहाल अभी तक सवारी की इजाज़त नहीं मिली है। रात 10 बजे तक इंतजार रहेगा। उसके बाद इजाज़त नहीं मिलने पर सभी रसूमातें दरगाह के अंदर ही अदा की जाएंगी। Audio Jungle. हाँ जी, पिछले एक हफ्ते से हमारी सीएम हाउस से भी हम बराबर बात कर रहे हैं। हमने डीजीपी साहब के पास भी सवारी के लिए, ताजिए की सवारी के लिए लेटर भी लिखा, सीएम साहब के पास भी एक पत्र लिखा, गवर्नर साहब से भी हमारे लोग जाकर के मिले। सब जगह हमने बात की और हमारी भी सबकी श्रद्धा वाबस्ता है। हम सब चाहते हैं कि ताजिए की सवारी हो, लेकिन गवर्नमेंट की गाइडलाइन के आगे कहीं से भी अभी कोई सूचना हमें नहीं मिली, कहीं से भी कोई परमिशन नहीं हुई। लिहाजा उसको देखते हुए अभी भी हमारी कोशिश है, शाम को सवारी रात को 10 बजे होती है, आखिरी क्षण तक हमारी कोशिश होगी कि सवारी हो। हमारी सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं और अगर नहीं मिलता है किसी तरह का कोई परमिशन, तो फिर जिस तरीके से पिछले साल दरगाह के अंदर सारी रस्म अदा की, ये भी सारे मामला जो 3 दिन के हैं दरगाह के अंदर ही मरसिया खानी और वो करके मकबरे में वहीं पर संपन्न किया जाएगा प्रोग्राम। अंजुमन सचिव सैयद वाहिद हुसैन चिश्ती ने बताया कि पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की है। राज्य सरकार प्रशासन की ओर से अभी तक कोई इजाज़त नहीं मिल पाई है, लिहाजा कोरोना गाइडलाइन का अनुसरण करते हुए पूर्व की भांति मुहर्रम की सभी रसूमातों को दरगाह के अंदर ही पूरा किया जाएगा। नहीं, मुहर्रम की 8 तारीख है। ताजी से बड़े ताजी से की सवारी निज़ाम गेट से छतरी गेट तक होती है। उसी के प्रयास में थे। हमें गाइडलाइन जो आई है तो गाइडलाइन में मुलाजिम को उत्सव, हालांकि ये उत्सव नहीं है, लेकिन फिर भी उसके गाइडलाइन उत्सव बाहर दरगाह से बाहर निकालने के लिए ऐसी साहब ने मना किया और नई गाइडलाइन दी। लिहाजा जितनी भी रस्में हैं वो दरगाह के अंदर ही की जाएंगी, जबकि पिछले साल की। भाजपा ओबीसी मोर्चे के नव मनोनीत पदाधिकारियों का अभिनंदन समारोह। भाजपा अजमेर देहात ओबीसी मोर्चे की कार्यकारिणी की हुई घोषणा। भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात के ओबीसी मोर्चे की नवमनोनीत अजमेर देहात की कार्यकारिणी का स्वागत व अभिनंदन कार्यक्रम मंगलवार शाम जयपुर रोड स्थित एक निजी होटल में आयोजित किया गया, जिसमें नवमनोनीत पदाधिकारियों को भाजपा का दुपट्टा ओढ़ाकर और माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। भाजपा अजमेर देहात ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष अशोक सिंह रावत ने बताया कि नई कार्यकारिणी से पार्टी को ऊर्जा मिलेगी और जिला भाजपा संगठन के कार्यों को गति मिलेगी। साथ ही कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ ओबीसी मोर्चा द्वारा समय समय पर सरकार को चेताने का काम किया जाएगा। अजमेर देहात भाजपा ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष ने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा भी की। वहीं 20 अगस्त को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश बड़ाना ने शहर व देहात पदाधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश देकर रूपरेखा तैयार की। बड़ाना ने बताया कि ओबीसी मोर्चा द्वारा जनाना अस्पताल चौराहे पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का भव्य स्वागत किया जाएगा, जिसमें देहात और शहर ओबीसी मोर्चे के कार्यकर्ता सहभागी रहेंगे। स्वागत कार्यक्रम और बैठक में ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश बड़ाना, देहात जिलाध्यक्ष एडवोकेट अशोक सिंह रावत, शहर अध्यक्ष अंकित बड़ाना, देहात मीडिया प्रभारी मोहित जैन, भाजपा नेता ज्ञान सिंह रावत सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। Audio Jungle. आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा देहात जिला अजमेर की जो नवनियुक्त कार्यकारिणी है उसका स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम आज यहाँ रखा। उसमें सभी जो नवनियुक्त पदाधिकारी है उनको माला
और दुपट्टा पहना करके और उनका स्वागत किया गया और उनको संगठन के रीति नीति के अनुसार कार्य कर और ओबीसी मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का ऐसा संकल्प उनको दिलाया गया। इस अवसर पर जो हमारी बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी भी पधारे और हमारे जो नवनियुक्त पदाधिकारी जिसमें 2 महामंत्री है, 4 उपाध्यक्ष है, 4 मंत्री है और बाकी जिला कार्य समिति मेंबर है और आईटी संयोजक, सोशल मीडिया प्रभारी, इस प्रकार से जो हमारी 25 लोगों की कार्य समिति के पदाधिकारी है उनका स्वागत किया गया। और उनके बाद में 20 तारीख को हमारे केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो वो भी ओबीसी समाज से ही आते हैं, तो ओबीसी मोर्चा को बहुत खुशी है इस मौके पर कि ओबीसी समाज को केंद्रीय मंत्री बना करके और सम्मानीय मोदी जी ने एक जो सम्मान दिया है, हमें हमारे लिए गर्व की बात है। तो उनका 20 तारीख को जो वो आएंगे उस पे जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और हमारे जिले के शीर्ष नेतृत्व ने हमें जो पॉइंट स्थान दिया है उस पे हम भव्य स्वागत माननीय भूपेंद्र जी यादव का करेंगे और उसको लेकर भी आज चर्चा की कि उसमें किस प्रकार से इसको भव्यता प्रदान करें और सभी लोगों ने एक मत होकर के और पार्टी को मजबूत करने का और ओबीसी मोर्चा को मजबूत करने का संकल्प लिया है और इसको लेकर के आज अभिनंदन और स्वागत मीटिंग रही है। 7 महीने में छठी बार रसोई गैस के दामों में लगी आग, आम आदमी में आक्रोश। मंगलवार को रसोई गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपये और बढ़े, 863 रुपये 50 पैसे का हुआ गैस सिलेंडर। आम आदमी पार्टी अजमेर ने गैस के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस और भाजपा सरकार व गैस कंपनियों के खिलाफ अपने आक्रोश का इजहार गांधी भवन चौराहे पर पुतला फूंक कर व्यक्त किया। आम आदमी पार्टी की जिलाध्यक्ष मीना त्यागी ने बताया कि आज ही रसोई गैस के सिलेंडर के दामों में 25 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इस साल यह छठी बार दाम बढ़ाए गए हैं, जिससे सिलेंडर 863 रुपये से ज़्यादा का हो गया है। त्यागी ने बताया कि गैस सिलेंडर के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना महामारी से दो चार होते हुए अब देश की जनता को इस वक्त महंगाई की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। सरकार को तो बल्कि बढ़ती हुई गैस सिलेंडर के दरों को कम करना चाहिए था, क्योंकि देश में लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी दर 8% से बढ़कर 23.5% के रिकॉर्ड स्तर तक चली गई है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के कारण देश में 97% परिवारों की आय महामारी के दौरान कम हुई है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की, गरीबों और मध्यम वर्गीयों के बारे में कोई नहीं सोच रहा। जिलाध्यक्ष मीना त्यागी ने बताया कि आज फिर से राजस्थान सरकार ने गैस के दाम 25 रुपये बढ़ा दिए। कोरोना से लोग अभी तक उबर नहीं पा रहे, दूसरी तरफ महंगाई उच्च स्तर पर पहुंच गई है। सरकार को ऐसा कौन सा नुकसान हो रहा है जो गैस के दाम बढ़ाकर आम आदमी की जेब से वसूलना चाह रही है। आज पार्टी द्वारा पुतला जलाकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और गैस कंपनियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। अगर अभी भी गैस के दाम कम नहीं किए गए तो पार्टी द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। Audio Jungle. राजस्थान सरकार ने गैस के दाम 25 रुपये बढ़ा दिए हैं और हम लोगों का विरोध था कि एक नहीं, दो नहीं, पूरे 6 बार, साल में 6 बार गैस के दाम बढ़ाए गए हैं, जो कि बहुत ही गलत है। कोरोना से लोग उभर नहीं पा रहे हैं, महंगाई अपने उच्च स्तर पे जारी है और सरकारों को ऐसा कौन सा नुकसान हो रहा है जो गैस के दाम बढ़ा के वो हमसे खाना पूर्ति करना चाह रही है। उसी को लेकर विरोध प्रदर्शन था गैस कंपनियों के खिलाफ, गहलोत सरकार के खिलाफ और बीजेपी सरकार के खिलाफ। आज क्या करा है? आज हमने पुतला जला के विरोध प्रदर्शन किया है। अगर गैस के दाम निचले स्तर पर नहीं आएंगे तो हम पूरे उसमें विरोध प्रदर्शन करेंगे राजस्थान में। ये क्या रोज चलेगा क्या अभियान? रोज तो अभी नहीं, लेकिन हाँ आगे हम इसको चलाएंगे अगर इसमें कम नहीं किए गए दाम तो। अभी बिजली मुद्दा हमारा चल रहा है दामों को लेकर। आपने कांग्रेस सरकार के भी नारेबाजी करी। बिल्कुल। कांग्रेस सरकार अभी जो दाम बढ़े हैं वो राजस्थान सरकार ने ही बढ़ाए हैं, गैस एजेंसियों ने बढ़ाए हैं। तो राजस्थान सरकार अभी कुछ दिन पहले तो विरोध प्रदर्शन कर रही थी महंगाई को लेके, अब सडनली ऐसा क्या हुआ कि 25 रुपये एकदम बढ़ा दिए गए आज, उसी को लेके विरोध है। ये पुतला किसका था? ये
गैस एजेंसियों के विरोध था, बीजेपी के विरोध था, कांग्रेस के विरोध था, सबके लिए मिश्रित पुतला था ये, जो हमने आज विरोध प्रदर्शन के रूप में जलाया। स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ राजस्थान के बैनर तले बोर्ड सचिव और अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। 20-25 साल पहले मान्यता शुल्क लेने के बावजूद बोर्ड ने अभी तक नहीं दिया मान्यता पत्र। निजी शिक्षण संस्थाओं की संस्था स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ राजस्थान के बैनर तले निजी विद्यालयों की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित समस्याओं के निराकरण के संदर्भ में बुधवार को अध्यक्ष डॉक्टर LC भारतीय के नेतृत्व में बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर D.P. जारोली और बोर्ड सचिव अरविंद सेंगवा को ज्ञापन सौंपा गया। संघ अध्यक्ष डॉक्टर LC भारतीय ने बताया कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने निजी शिक्षण संस्थानों से 20-25 साल पहले मान्यता शुल्क ले लिया। सभी निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा अपने दस्तावेज और फाइलें बोर्ड में जमा करा दी गई, लेकिन अभी तक उन्हें मान्यता पत्र नहीं दिया गया। लगातार बोर्ड से इस मामले में संपर्क साधा जा रहा है, लेकिन अब बोर्ड प्रशासन कहता है कि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, लिहाजा सभी निजी शिक्षण संस्थाएं रिकॉर्ड और दस्तावेज दोबारा से मौजूदा समय के हिसाब से शुल्क के साथ जमा कराएं। इसके लिए एक निजी शिक्षण संस्थान से 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का शुल्क मांगा जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। बोर्ड की गलती का खामियाजा निजी शिक्षण संस्था संचालक क्यों भुगतें? बोर्ड की इस तानाशाही के विरुद्ध हम तरीके से कैडर के हिसाब से अपनी मांग पहुंचा रहे हैं। अंत में अदालत का रास्ता खुला हुआ है। Audio Jungle. LC भारतीय है। मैं स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ राजस्थान, जो सारी निजी शिक्षण संस्थाओं का एक संगठन है, उसका अध्यक्ष हूँ। हम आज पूरे राजस्थान के लोग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव और अध्यक्ष से मिलने आए हैं। हमारी मूल समस्या क्या है कि बोर्ड ने हमको 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले मान्यता शुल्क ले लिया, सारी फॉर्मेलिटीज़ कर ली, सारे कागज़ जमा कर दिए, लेकिन आज तक मान्यता का पत्र हमको नहीं दिया। जब हमने दबाव डाला बोर्ड पर, तो बोर्ड ने कहा हमारे पास आपकी फाइलें उपलब्ध नहीं है, आप 20 साल पुराना रिकॉर्ड लाइए, 25 साल पुराना रिकॉर्ड लाइए। आप सोचिए, जब बोर्ड के पास रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो संस्थाओं के पास से कहाँ से उपलब्ध होगा? फिर भी संस्थाओं ने जोड़ तोड़ करके अपने सारे कहीं से ढूंढ ढांड करके दिए। अब ये कहते हैं कि नहीं, आप तो 20 साल पुराना, 25 साल पुराना जुर्माना वसूल करेंगे, और इन्होंने 15,000 से लेकर के 75,000, 1 लाख तक जुर्माना लगा दिया संस्थाओं को। 2.5 लाख, 5-5 लाख तक का जुर्माना लगा दिया। अब वो संस्थाएं, गरीब संस्थाएं कोरोना में 2 साल से बंद हैं। अब उन बेचारों के पास इतना पैसा बोर्ड को देने के लिए कहाँ से आएगा? गलती बोर्ड की, बड़े संस्था वाला, ये जुल्म कहाँ से होगा? इस बारे में हमने ज्ञापन दिया। सेक्रेटरी ने हमारी बात सुनी। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि मैं जुर्माना कम कराने की कोशिश करूंगा, और विभिन्न मांगे हमारी थी, उसके बारे में हमने बोर्ड के सेक्रेटरी को ज्ञापन दिया है। अब हम अध्यक्ष जी से मिलने उनके निवास पर जा रहे हैं। मेरे को बताइए, 25 साल 30 साल पुराने मामले हैं, तो आपने इन बीच में कभी मान्यता प्राप्त करने खूब पत्र लिखे, ध्यान ही नहीं दिया बोर्ड ने। बोर्ड कहता है हमारे यहाँ तो बाकी स्टाफ की कमी है, हमारे यहाँ ये कमी है, ध्यान ही नहीं दिया। निरंतर लिखते रहे, बोर्ड परीक्षा लेता रहा, इसलिए संस्था बड़ी मस्त रहे कि भाई बोर्ड परीक्षा ले रहा है, सारे काम कर रहा है, तो फिर हमको कोई मान्यता के कागज की जरूरत क्या है? अब भी सुनवाई नहीं होती है, तो आगे का क्या कदम रहेगा आपका? अब आगे तो बचता है शिक्षा मंत्री, अभी तो अध्यक्ष से मिलने जा रहे हैं, फिर शिक्षा मंत्री, फिर मुख्यमंत्री, उसके बाद कोर्ट। जिला परिषद में बुधवार को हुई जनसुनवाई। प्राप्त प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। बाहरी डिग्री धारक शिक्षकों के स्थायीकरण की अनुशंसा पर राजस्थान शिक्षा संघ युवा ने किया जिला प्रमुख का स्वागत। बुधवार को जिला परिषद के सभागार में जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पराड़ा की अध्यक्षता में हुई जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई में पंचायत समिति जवाजा से राजकीय स्कूल के शिक्षक के खिलाफ लापरवाही बरतने और अश्लील हरकतें करने की शिकायत पर जिला प्रमुख ने जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके अलावा पंचायत समिति मसूदा में पट्टे जारी करवाने, नरेगा संबंधित कार्यों में रोजगार देने, मायापुर में ग्रामीणों को शौचालय का भुगतान करवाने सहित अन्य विभागों से संबंधित शिकायतों के तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। Audio Jungle. समारोह में
पे विराजमान कलाड़ा साहब, जिला प्रमुख जी मुल्लामिला जी, माथुर साहब, एसीओ साहब, डीओ मैडम, जाकर साहब, जिला परिषद सदस्य जितेंद्र जी, गणेश जी गुजर साहब, सभी सामने विराजे हुए टीचर साहिबान, टीचर साहब, सबसे पहले तो मैं आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब से मैं जिला प्रमुख बनी हूँ, मुझे कम से कम 6-7 महीने हुए हैं जिला प्रमुख बनने के बाद। मैंने कम से कम 1450 टीचरों का मैंने स्थायीकरण किया है, लेकिन कहीं आपकी पहाड़ का कोई रह गया है तो मैं डीओ मैडम ने अभी आपको बताया कि 10 दिन में हमने निर्णय तो ले लिया, लेकिन 10 दिन में अगली मीटिंग में आपका हो जाएगा स्थायीकरण। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आपका दायित्व बनता है, आपने भगवान एक अच्छी पोस्ट दी है, क्योंकि पैसे वाले लोग तो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, लेकिन गरीब लोग जो होते हैं, गांव के गरीब लोग, वो सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराते हैं। तो मैं आप सभी का आपका दायित्व बनता है, भगवान एक आपको अच्छा पोस्ट दिया है तो आपका दायित्व बनता है कि हर बच्चे को आप ध्यान देके अच्छी शिक्षा ग्रहण कराए, शिक्षा के साथ एक अच्छा संस्कार ग्रहण कराए, क्योंकि टीचर ही एक गुरु होता है जो बच्चे को अच्छी शिक्षा देकर अच्छे संस्कार देकर ऊपर तक पहुंचा सकता है। तो ये आप सभी का दायित्व बनता है। कभी भी शिक्षा सभी टीचर्स को कभी भी कोई परेशानी आई तो पूर्व में मेरा जिला प्रमुख का कार्यकाल रहा है, कभी भी हमने पूरा साथ दिया और अभी भी मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, कभी भी आपकी कोई भी समस्या होगी चाहे सरकार लेवल तक भी हमें उठाना पड़े तो हम सब मैं और पलाड़ा साहब सब आपके साथ हैं। मुझे और पलाड़ा साहब ने सभी का आप सभी ने इतना अच्छा स्वागत किया, इसलिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। वहीं भारी डिग्री धारक शिक्षकों के स्थायीकरण की अनुशंसा करने पर राजस्थान शिक्षा संघ युवा द्वारा श्रीमती सुशील कंवर पराड़ा का स्वागत अभिनंदन किया गया। जिला प्रमुख सुशील कंवर पराड़ा और समाजसेवी भंवर सिंह पराड़ा का माल्यार्पण और बुके देकर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर राजस्थान शिक्षा संघ युवा के द्वारा समाजसेवी भंवर सिंह पराड़ा और जिला प्रमुख सुशील कंवर पराड़ा का आभार जताया गया। जिला प्रमुख सुशील कंवर पराड़ा ने 25 अगस्त को आयोजित होने वाली जिला स्थापना समिति की बैठक में बकाया प्रकरणों के निस्तारण का आश्वासन भी दिया। जन सुनवाई के दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव सैनी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरारी लाल वर्मा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी सहित सभी संबंधित 5 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान शिक्षक संघ युवा योगेंद्र बिलोनिया प्रदेश उपाध्यक्ष, आज हमने जो अजमेर जिले में शिक्षक भर्ती 2018 के आउटर डिग्री का जो प्रकरण है उसके स्थायीकरण की अनुशंसा करने के संदर्भ में जिला प्रमुख महोदया एवं श्रीमान भंवर सिंह जी पराड़ा एवं समस्त अधिकारियों का स्वागत अभिनंदन समारोह रखा गया एवं उनसे आग्रह किया गया कि आप शीघ्र अतिशीघ्र इन सभी का स्थायीकरण अनुमोदन डीसी की मीटिंग में कर इन सबको जल्दी से जल्दी रक्षाबंधन के त्यौहार पर खुशियां प्रदान करें। आपका नाम? हाँ, क्या किस तरह का प्रोग्राम था, क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कौर जी पलाड़ा एवं जन जन के लाडले भंवर सिंह जी पलाड़ा साहब की तरफ से भारी डिग्री का प्रकरण जो रुका हुआ था उसमें सैकड़ों शिक्षक प्रभावित थे, उसके लिए पिछली डीसी की बैठक में निर्णय लेकर उनका अनुशंसा करी, उसके लिए आज हमने धन्यवाद ज्ञापित किया है और उनका अभिवादन किया है। उसी संबंध में आज हमने ये समारोह आयोजित किया था। पलाड़ा साहब ने हमें आश्वस्त किया कि अगले बुधवार तक डीसी की बैठक करके और सबका अनुमोदन कर दिया जाएगा, इसलिए मैं सभी शिक्षकों की ओर से माननीय पलाड़ा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। भैया अभी तक कितने स्थायीकरण हो चुके हैं? लगभग 2000 से अधिक शिक्षकों का स्थायीकरण माननीय जिला परिषद में जिला प्रमुख महोदया के द्वारा कर दिया गया है और ये अपने आप में एक वास्तव में रिकॉर्ड है कि इतने कम समय में स्थायीकरणों का अनुमोदन किया गया है। हाँ, किस तरह का सम्मान समारोह था आज? आज शिक्षकों की तरफ से सम्मान समारोह किया गया, उनका धन्यवाद ज्ञापित किया गया था। 2-4 दिन कर देंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की 20 अगस्त को होने वाली जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारियां, विधायक बघेल ने की जिला कलेक्टर से चर्चा। ओबीसी मोर्चा देहात और शहर जनाना अस्पताल के पास करेगा भव्य स्वागत। मोदी सरकार 2 के मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल हुए अजमेर के केंद्रीय मंत्री वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव 20 अगस्त को अजमेर आ रहे हैं।
जिसे लेकर शहर जिला भाजपा व देहात भाजपा तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी संदर्भ में बुधवार को दक्षिण विधायिका अनीता बघेल व भाजपा नेता जे.के. शर्मा जिला कलेक्टर से मिले और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की अजमेर यात्रा के रूट चार्ट पर चर्चा की। अनीता बघेल ने बताया कि चूंकि केंद्रीय मंत्री वन एवं पर्यावरण मंत्री भी हैं, तो इसलिए वन विभाग के द्वारा वन देवी वृक्ष कुंज उद्यान बनाया जाने वाला है, जिसके संदर्भ में विभागीय चर्चा हुई है। उसके साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा 5 किलो प्रति व्यक्ति निःशुल्क गेहूं वितरण योजना के संदर्भ में भी बातचीत की गई है। Audio Jungle. अजमेर में माननीय केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी की जो प्रस्तावित यात्रा है, उस यात्रा में की जानकारी देने के लिए एक तो, और साथ में उस यात्रा के तहत जो कार्यक्रम उनकी ओर से आए हैं, उन कार्यक्रम को कैसे सुव्यवस्थित ढंग से बनाया जा सकता है और कैसे हम जो है उनका जो स्वागत है वो कर सकते हैं, उस दृष्टि को लेकर के ही आज मिलने का कार्यक्रम हुआ है। और 2 कार्यक्रम जो उनके वन विभाग का कार्यक्रम है, जिस विभाग के वो स्वयं मिनिस्टर हैं, उस डिपार्टमेंट में एक उद्यान जो वन देवी वृक्ष कुंज के नाम से जो उद्यान बनने वाला है, उस उद्यान के बारे में मैंने चर्चा की है। और इसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से जो 5 किलो गेहूँ दिया जा रहा है नवंबर तक, उस योजना के बारे में हमने चर्चा की है। कलेक्टर महोदय से मिलने आए हैं क्योंकि ये हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, उनका रूट चार्ट जो है वो भी डिस्कस करने आए हैं, क्योंकि वो बांद्रा सीनरी से सुबह 9:30 बजे अजमेर के उसमें प्रस्थान मतलब यहाँ पे उनका प्रवेश होगा और वो किशनगढ़ विधानसभा, पुष्कर विधानसभा और अजमेर जवाहर रंगमंच पर शाम को 6:30 बजे के आसपास पहुँचेंगे। वो सारा है क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं, उनका एक प्रोटोकॉल है, उन सभी विषयों पर हम यहाँ पे चर्चा करने के लिए आए हैं और सब कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहेगा। जनता में उत्साह है उनको लेके और अजमेर के पले बड़े जन्मे यहीं के हैं, तो कहने वाली बात ही नहीं है। उनका विशेष स्नेह भी अजमेर से, अजमेर के लोगों का उनके साथ स्नेह है, बल्कि प्रधानमंत्री जी का आदेश है, तो इसलिए दूसरे दिन भी कुछ कार्यक्रम हैं जैसे वैक्सीनेशन और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का, वो भी अजमेर के अंदर होगा। तो जो भी रूटीन है हम आपको हमारे जो माध्यम है उससे आप तक पहुंच जाएगा। वो तो भी होती सर आ रहा थी अकेले नहीं, वो आ रहे हैं, उनके साथ काफ़िला है जो कि दिल्ली और जयपुर और जो रास्ते में अलवर जो अभी जो, क्योंकि कल से उनकी यात्रा शुरू हो रही है राजस्थान में, तो मेरा मानना है काफ़ी लोग उनके साथ होंगे और अजमेर के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी उनके लिए बहुत उत्साहित हैं उनका यहाँ पे वेलकम करने के लिए। भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश बढ़ाना ने बताया कि केंद्रीय मंत्री यादव राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। इस निमित्त यादव अजमेर में भी जनता का आशीर्वाद लेंगे। इसके तहत ओबीसी मोर्चा यादव का स्वागत कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताएगा, क्योंकि ओबीसी समाज को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान जो दिया गया है। केंद्र सरकार में मंत्री हमारे भूपेंद्र जी यादव जी की जो जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, उसकी तैयारियों को लेकर जिस प्रकार 20 तारीख को भूपेंद्र जी भाई साहब का अजमेर में जो प्रवास है और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा द्वारा अजमेर में जनाना हॉस्पिटल के पास रावत होटल पर जो भव्य स्वागत कार्यक्रम का आयोजन रखा है, आज हमने देहात जिला अध्यक्ष और शहर जिला अध्यक्ष जी के साथ में इन सारी तैयारियों को जायजा लेकर अंतिम रूप दिया है। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में आदरणीय भूपेंद्र जी का ओबीसी मोर्चा द्वारा भव्य स्वागत किया जा रहा है और उसी क्रम में अजमेर में भी आदरणीय यादव साहब का ओबीसी मोर्चा भव्य स्वागत करके प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करेगा। देहात जिलाध्यक्ष अशोक सिंह रावत ने बताया कि यादव की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर तैयारियों का जायजा लिया गया है।
सीकर रोड जनरल अस्पताल के आगे रावत होटल पर केंद्रीय मंत्री यादव का भव्य स्वागत किया जाएगा। जिस प्रकार से हमारे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री भूपेंद्र जी यादव को जो मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाने के बाद में जन आशीर्वाद रैली के रूप में वो जो हमारे प्रदेश राजस्थान में और अजमेर और हमारे पुष्कर ब्रह्मा जी के नगरी में वो पधार रहे हैं, उनको लेकर के हमारे को जो जिला नेतृत्व ने अपने जनाना अस्पताल के आगे जो यहाँ पॉइंट दिया है वो ओबीसी मोर्चा जिला अजमेर को दिया। उसको लेकर के आज मैं देहात जिलाध्यक्ष के नाते और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम जी बडाना, हम सब लोग और हमारी जो टीम पूरी ओबीसी मोर्चा की टीम ने यहाँ आकर के इसका जो मौका निरीक्षण किया और इस ऐतिहासिक स्वागत और शानदार स्वागत की तैयारियों को लेकर के और हम सब लोगों ने बहुत अच्छी संख्या में लोगों को बुला करके और भव्य कार्यक्रम करके और एक अच्छा समारोह और अच्छा स्वागत समारोह हम भूपेंद्र जी का करने जा रहे हैं। इसके लिए आज हमने यहाँ मौके पर आकर विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhin.com, सच के साथ।